हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल हमने चर्चा करी थी सेंसस मेथड एंड सैंपलिंग मेथड पर। बेटा सेंसस के सुटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने कर लिए थे। बाबू सैंपलिंग मेथड में समझा कर गया था। आज बेटा बस उसकी सुटेबिलिटी, मेरिट्स और डीमेरिट्स पे पहले चर्चा और फिर बात आगे बढ़ाएंगे। बेटा कल लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर पर, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, इतना सही था। परसों से बेटा मीडियन एंड मोड स्टार्ट कर देंगे, हम एक प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है जी, मीडियन में शुरू से ही शुरू कर दूंगा, चाहे मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत बता भी दिया था। बाबू सब सामने देखना और कुछ चीजें क्लियर करते हैं। सर एग्जाम्पल ध्यान है सैंपलिंग पर जो मैंने दो दिए थे। सर एक पोस्ट होती है बिजनेस में नोन एज इंस्पेक्टर, जिसका काम होता है इंस्पेक्ट द फिनिश गुड्स। बेटा हर एक आइटम को इन्वेस्टिगेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता, ये बात मैंने कल भी बताने की कोशिश करी। अगर एक बैच में 5000 बिस्किट बन रहे हैं बेटा, सबका एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। आपके पास उसी 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में एक दूसरा बैच तैयार हो क्या रहा है। आप क्या करते हो बेटा, रेंडमली 100 पीसेस को बेटा उठाकर देखते हो क्या वो सिमिलर बन रहे हैं, साइज में, डायमेंशन में, वेट में, कलर में, सब कुछ बिल्कुल ओके है। अगर बेटा एक दो में कमी है तो मान लेते हो आप पूरे के पूरे बैच में ही 2% की दिक्कत है। अगर 100 में से 2 में दिक्कत है तो 5000 में से भी 2% में ही दिक्कत है। 100 पीस खराब होंगे बस लगभग। आपने मान लिया इस चीज को, समझ में आती है सैंपलिंग। एक मैंने अपना भी एग्जांपल दिया कि सीए कैसे सैंपलिंग मेथड का यूज करते हैं ऑडिट के टाइम पर, मैंने वो भी बताने की कोशिश करी। एक और बात भी बोल देता हूं अगर मुझे और सिंपल करना हो। बेटा आपकी मदर आज आलू के परांठे बनाना चाहती है आपके लिए, मतलब अकेले मेरे मुंह में क्यों पानी आए, मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है जी, रात को भी खा सकते हैं, मैं क्या प्रॉब्लम है, तभी तो सेहत ज्यादा हो रही बाबू हमारी। बाबू आलू के पराठे बनाना चाहती है और उन्होंने ना बॉईल करने रख दिया आलू। प्लीज सामने देखना बेटा, 20 से 25 मिनट के बाद बेटा उनको चेक करना है आलू बॉईल हुए या नहीं हुए। क्या करती हैं वो, अब यही नहीं होता बेटा सारे आलू को चेक करेंगी, एक नाइफ लेंगी बेटा, एक आलू में देखेंगी क्या वो अच्छे से मैश हो गया। अगर एक हो गया तो मान लेंगे भाई ये रिजल्ट है। ये जो उन्होंने किया उन्होंने भी सैंपलिंग ही किया बेटा, समझ में आ रही है बात, यही तो सैंपलिंग है। बाबू सेंसस मेथड में हम ईच एंड एवरी आइटम, जो भी पॉपुलेशन की यूनिवर्स की ईच एंड एवरी आइटम है, सब पे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं। सर सैंपलिंग में नहीं, सैंपलिंग में हम क्या करते हैं बेटा, एक ग्रुप ऑफ डेटा लेते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम लेते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सिर्फ उन्हीं से डेटा इकट्ठा हो रहा है, सबसे नहीं हो रहा। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आओ प्यारे बच्चों फटाफट से क्लियर करते हैं, सैंपल मेथड के बारे में पढ़ना, 2 लाइनें फटाफट से। बेटा सिर्फ ग्रुप ऑफ आइटम, नॉट द एंटायर पॉपुलेशन और यूनिवर्स। सारी पॉपुलेशन सारे यूनिवर्स की बात नहीं चल रही, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ आइटम। ठीक है जी। सुटेबिलिटी ऑल्दो मेरी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर होगा, वैसे एक बार पढ़ना चाहो तो। सर कहां पर ये मेथड सुटेबल है, जहां भाई पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, यहाँ यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ठीक है ना, आप कह रहे हो जी मैं 500 करोड़ लोगों पे सर्वे करना चाहता हूँ, सर सैंपलिंग कर लो ज्यादा अच्छे रहोगे। ठीक है ना, आप कहो जी मैं 100 करोड़ लोगों पे सर्वे करना चाहता हूँ, या एक सीए कहे जी मैं तो भैया 5 दिन में ना 50 लाख ट्रांजेक्शन चेक करना चाहता हूँ, भाई सैंपल लेने ज्यादा अच्छा होगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, यहाँ यूनिवर्स बहुत बड़ा है, सर सैंपलिंग मेथड इज बेस्ट। आगे बढ़ते जाओ बेटा, जहाँ ज्यादा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए, सर यूज द सेंसस मेथड। वो 100% एक्यूरेट होता है क्योंकि हर आइटम जांच की गई है वहां पर। यहाँ हर आइटम की जांच नहीं की जाएगी, तो आपको क्या करना है बेटा, उसी जगह पर ये मेथड लगाना है जहाँ आपको 100% एक्यूरेसी की जरूरत ना हो, रिजल्ट इधर उधर भी हो जाए तो आपको भी ज्यादा टेंशन ना हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ते जाओ, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड। सर सैंपलिंग वहीं पर ही कामयाब है जहां डाइवर्स आइटम नहीं है। कल मैं एग्जांपल दे रहा था बेटा, अब आप ये थोड़ी कह सकते हो, आप मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग में लगे हुए हो इंडिया की, एक घर में गए उसमें 5 जने निकले, आपने कहा जी यही है बस,
अगले 100 घरों में तो 5-5 ही मान लो एवरेज और आगे बढ़ जाओ। सर ऐसा नहीं हो सकता, वहां डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक हैं। सर सैंपलिंग मेथड वहीं पर सुटेबल है जहां ज्यादा डाइवर्स आइटम नहीं मिलती। अब पोटैटो है भाई, सारे एक जैसे हैं, वहां डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर एक बॉयल हो गया तो बाबू सब बॉयल हो गए, टेंशन फ्री, खत्म कहानी। सैंपलिंग मेथड वहीं कामयाब है जहां ज्यादा डाइवर्स आइटम नहीं है। जहां ज्यादा डाइवर्स आइटम ही लेगी वहां बाबू सेंसस मेथड पे ही जाना पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है सारी बात? आगे बढ़ाओ जी। व्हेन डिफरेंट यूनिट ऑफ यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, यहाँ डिफरेंट यूनिट एक जैसी, अगेन पोटैटो वाला एग्जांपल यहाँ पर भी बिल्कुल कामयाब है। ठीक है जी बाबू, बात करते हैं मेरिट्स की। शुरू की 2 मेरिट्स, नाम पढ़ो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सब नाम पढ़ो, नाम से ही क्लियर है। सर सेंसस मेथड बहुत कॉस्टली था, कल पढ़ा था, इधर देखो, सेंसस मेथड बहुत कॉस्टली था एज वेल एज टाइम टेकन। सर अगर 100 करोड़ लोगों पे आप सर्वे करना चाहते हो और सेंसस मेथड से करना चाहते हो, मतलब हर आइटम को कवर करोगे, कितना टाइम टेकन है समझ सकते हो? सर इसके कंपैरिजन में सैंपलिंग मेथड ना तो टाइम कंज्यूमिंग है, ना ही बेटा कॉस्टली है, मतलब इकोनॉमिकल है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? शुरू की 2 बातें बिल्कुल डन। आगे बढ़ सकते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर की बात करते हैं। नहीं तो देखना सर, अगर सैंपलिंग मेथड आपने परफॉर्म करा और सेंसस मेथड परफॉर्म किया और बेटा बाद में आपको पता लगा कि कुछ टाइम के बाद कि कुछ गलती कर रहा हूं मैं, सर गलती को ढूंढना कहां आसान होगा, सेंसस मेथड में और सैंपलिंग में? सर ऑलवेज सैंपलिंग मेथड। क्यों? क्योंकि बेटा वहां आपने एंटायर पॉपुलेशन पे काम नहीं किया, वहां बेटा एक ग्रुप ऑफ पर्सन पे काम कर रहे हो, ग्रुप ऑफ आइटम पे काम कर रहे हो, कम लोगों पे काम कर रहे हो, तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा गलती को ढूंढना। सेंसस मेथड में सब आइटम पे काम कर रहे हो, सर अगर वहां गलती निकल गई ना तो जान निकल जाएगी गलती में। समझ सकते हो ना बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? ऐसा मेथड लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल है, ये बात अभी सुटेबिलिटी में भी आ चुकी है, यानी कि अगली 2 बातें भी बिल्कुल क्लियर हो गई। चारों का मैटर पढ़ना फटाफट से, चारों का मैटर पढ़ना फटाफट से। शुरू की 4 हेडिंग मैरिज, मैंने आज थोड़ा काम आसान कर दी बेटा। 5th हेडिंग और 6th हेडिंग भी बहुत सिंपल। सबसे पहले कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। बाबू इस मेथड में अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो आसान है। क्यों? इधर देखना सर, सेंसस मेथड है और आप बहुत सारे एन्यूमरेटर के थ्रू पॉपुलेशन काउंटिंग करा रहे हो इंडिया की। हर बंदे के घर जाना है, हर बंदे से बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं। सर बहुत सारे एन्यूमरेटर लगेंगे, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन ही करना है, सर इतने सारे लोगों को मैनेज करने में, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस देने में ही पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि 121 करोड़ लोगों की काउंटिंग करनी है, 130 करोड़ लोगों की काउंटिंग करनी है, कितने एन्यूमरेटर लगे हुए होंगे? कुछ लाख। सोचो तो सही बेटा, उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, एडमिन सर्विस देनी कितनी मुश्किल है, उनको मैनेज करना कितना मुश्किल है। और मैं कह रहा हूं बेटा, आपने कहा नहीं मैं ये काम ना सैंपलिंग के थ्रू करूंगा, सर तो नंबर ऑफ एन्यूमरेटर भी तो कम हो जाएंगे। मान लो आपको 130 करोड़ लोगों पे ही काम करना है पर सैंपलिंग मेथड के थ्रू करना है और आपका सैंपल साइज है 1%, आपने कहा जी बस 1% लोगों पे जो मेरा रिजल्ट आएगा वही मान लूंगा बेटा, सारों पे रिजल्ट आता। 1% मतलब 1 करोड़ 30 लाख, 130 करोड़ लोग और 1 करोड़ 30 लाख, काफी कम हो गया। सर एन्यूमरेटर भी तो कम ऑफ पॉइंट होंगे। अरे भाई जिन लोगों ने 130 करोड़ लोगों पे काम करना है वो जाना है, 1 करोड़ 30 लाख पे करना है वो तो बहुत कम है। तो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस देने में भी कितना आसानी होगी, उनको कंट्रोल कितना, मैनेज करना कितना आसान होगा। सेंसस मेथड में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देने में भी बहुत मुश्किल है, वहां एडमिनिस्ट्रेशन करना ही बहुत इनकन्वीनियंस का काम है, यहाँ फिर भी कन्वीनियंस है। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और बेटा इसी मेथड को ज्यादा साइंटिफिक बताया लोगों ने, क्योंकि ये ज्यादातर जगहों पे चल जाता है बेटा। सेंसस मेथड भाई हर जगह पे नहीं कामयाब, 100% पॉपुलेशन को चेक करना है, मजाक बात नहीं है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट चेक करना हर आइटम का, सर बहुत मुश्किल मेथड है बाबू। इस मेथड को लोग साइंटिफिक बताते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लोगों का मतलब मेरा इकोनॉमिस्ट है, एक पर्सन हुआ है रॉबर्ट स्मिथ, उन्होंने बताया कि ये मेथड बहुत साइंटिफिक होता है। मैंने नाम नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है इन चीजों के नाम याद रख के भी क्या कर लोगे, ठीक है ना जी? आगे बढ़ जाए बाबू, डीमेरिट्स की चर्चा करते हैं। डीमेरिट्स बहुत काम की है, सबसे पहले लास्ट वन
स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बेटा मेरी तरफ देखना और आराम से बात को समझने की कोशिश करना। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज? बेटा क्या सैंपल साइज लेना है? बेटा सैंपल लेने की भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं। कल मैंने आपको अपनी नजर में बताया था ना कि मैं सैंपलिंग कैसे लेता हूं, कि अगर मैंने एक ब्रांच देखी, बड़ी ब्रांच है और 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन बहुत सारी हैं, तो मैंने कहा जी मैं 10 लाख वाली ट्रांजैक्शन 100% चेक कर दूंगा, पर 1 से 10 लाख वाली 10% चेक करूंगा, और 1 लाख से नीचे वाली तो 1% चेक करूंगा। ऐसे ही करा था ना सर। सैंपलिंग लेने की भी टेक्निक होती है। तो बेटा सैंपल कितना बड़ा हो, कैसे लेंगे सैंपल? बेटा ये पढ़ा लिखा आदमी, टेक्निकल आदमी, स्किल्ड आदमी बता सकता है। तो बेटा ऐसा नहीं है कोई ले पर्सन अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल साइज सेलेक्ट करेगा और जी सर्वे करके आ जाएगा और कह देगा यही रिजल्ट एंटायर पॉपुलेशन का है। सर रॉन्ग कंक्लूजन रॉन्ग है, लिख कर ले लो आज। तो बाबू पढ़ा लिखा आदमी ही इस मेथड का इस्तेमाल कर सकता है, ये समझ लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। पार्शियल, सामने देखना बेटा। बाबू अगर मैं कहूं एन्यूमरेटर थोड़ा सा पार्शियल हो जाए सैंपल लेने में, इधर देखना बेटा। मान लो इंडिया में 64 करोड़ लोगों ने वोटिंग करी, ठीक है जी, और इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले आप सर्वे कर रहे हो। ऑब्वियसली 64 करोड़ लोगों के घर तो नहीं गए होंगे ना, आपने किसको वोट दिया? सेंसस मेथड का तो यूज नहीं किया होगा ना, किसका यूज किया होगा? सैंपलिंग। और मैं कहता हूं उन्होंने कितनी पॉपुलेशन कवर की होगी? सर आधा %, ज्यादा से ज्यादा। भाई 1% भी 64 लाख बैठता है, और आधा % 32 लाख। 32 लाख लोगों से पूछा, जो उनका रिजल्ट आया उन्होंने वही बता दिया कि हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि कितनी सीटें बीजेपी को, कितनी कांग्रेस को, ठीक है जी। पर मैं कहूं बेटा अगर वो थोड़ा सा सैंपल सेलेक्ट करने में पार्शियल हो, तो एन्यूमरेटर थोड़ा सा पार्शियल हो जाए सैंपल सेलेक्ट करने में। कैसे पार्शियल हो जाए? वो ज्यादातर बेटा उसी मोहल्ले में जाना शुरू करते बेटा जहां से बीजेपी को वोट आते थे पास्ट में। तो क्या होगा बेटा, समझ सकते हो ना बेटा? रॉन्ग कंक्लूजन तो निकलेंगे। समझ में आ रही है बात? अब आपको फर्स्ट और फिफ्थ हेडिंग का मैटर पढ़ना। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ हेडिंग डन। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पढ़ते हैं, आराम से देखना जरा। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, मैं फोर्थ डीमेरिट की बात कर रहा हूं। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, बेटा जहां आपको लगे कि यार मैं सेंसस मेथड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं सैंपलिंग करना चाहता हूं, पर आपको दिखे कि पॉपुलेशन हद से ज्यादा डाइवर्स है, मतलब मेरी जितनी भी आइटम है ना सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। सर ऐसी जगह पर ना सैंपल फ्रेम करना भी मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है। आपको समझ नहीं आता यार किसको सैंपल मान लूं। 100 लोग हैं, 100 लोग डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं बेटा। बाबू क्या लोगे सैंपल साइज? सर बहुत मुश्किल होगा ना ऐसी सिचुएशन में सैंपल कलेक्ट करना। तो बेटा जहां लोगों में डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है वहां सैंपल फ्रेम करना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा टास्क है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। थर्ड हेडिंग, डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। बाबू देखो जनरली हमें सैंपल कैसा लेना चाहिए, इधर देखना। बाबू मैं सर्वे करने जा रहा हूं 64 करोड़ लोगों पर, ठीक है। अब मुझे भी पता है सेंसस मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं मेरा सैंपल साइज 1 लाख से बड़ा ना हो, ठीक है जी, 1 लाख हो। पर बाबू आपको ये भी सोचना चाहिए वो 1 लाख आइटम जिन पे मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूं वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हो, तभी तो मेरे रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे। वो 1 लाख लोग पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो, तभी तो मेरे रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे। अगर बाबू वो पूरे के पूरे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है तो सर रिजल्ट कभी एक्यूरेट आ ही नहीं सकते, तो खराब ही निकलेंगे रिजल्ट, ठीक है जी। सेम बात रॉन्ग कंक्लूजन में भी है। बाबू अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा तो हमेशा जो कंक्लूजन ड्रॉ होंगे वो गलत ही ड्रॉ होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तीनों का मैटर पढ़ना फटाफट से, स्पीड बढ़ाकर। एक मिनट मेरी तरफ देखना, मैं सेकंड और थर्ड बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। मैं सोच रहा था अभी बैठा हुआ, इतनी देर में जितने में आपने पढ़ा उतने में मैंने एक एग्जांपल सोचा। बाबू आपकी क्लास में प्रिंसिपल आती है बिफोर प्री बोर्ड्स या बिफोर बोर्ड्स, प्री बोर्ड हो चुके हैं,
बाबू बोर्ड से पहले प्रिंसिपल आती है और बेटा ये देखना चाहती है कि एवरेज स्कोर आपका कितना रहेगा बोर्ड में। और उन्होंने कहा यार 60 बच्चे हैं, 60 सही सुन के देखना, मुझे सैंपल लेना है, मैं किससे सुनूंगी, 5 बच्चों से सुनूंगी। तो 5 का रिजल्ट है, वही बाबू क्लास का रिजल्ट है। और बेटा प्री बोर्ड में जिन 5 बच्चों के सबसे कम नंबर आए उनको उठाया, उनसे क्वेश्चन पूछे और कह रही है यही रिजल्ट है एंटायर पॉपुलेशन का। सर सही है आपने, ये जो आपने सैंपल लिया ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ये सैंपल। आपने क्या लिया, सारे पुअर स्टूडेंट के लिए। ये जो रिजल्ट आएगा ये रॉन्ग कंक्लूजन ही तो ड्रॉ करेगा। आप थोड़ी देर बाद कहोगे 50% नंबर आएंगे पूरी क्लास के, मजाक बात चल रही है। सर पुअर्स को ले लिया आपने, तो सर सैंपल ऐसा सेलेक्ट करो कि पूरी की पूरी क्लास का, यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन का, पूरे के पूरे यूनिवर्स का करेक्टरिस्टिक नजर आ जाए उस सैंपल में। और अगर नहीं नजर आएंगी ना वो करेक्टरिस्टिक, वो मतलब कहने का मतलब है बेटा अगर वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा तो बेटा रॉन्ग कंक्लूजन ही निकलेंगे हमेशा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? शायद ये एग्जाम्पल ने बहुत कुछ क्लैरिफाई कर दिया होगा आपको। और अभी तक सारी बात ओके है? सुटेबिलिटी डन, मेरिट्स डन, डीमेरिट्स डन, सैंपल मेथड बिल्कुल डन है। पेपर में इसके ब्राइट चांसेस है अगर थर्ड चैप्टर से कुछ भी आएगा तो मेरे हिसाब से लिख लो पेपर, ठीक है। मैं आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, एक टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ सैंपल। बेटा सैंपलिंग के लिए किन किन बातों को दिमाग में रखना है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल भी बोल सकते हो आप इसको, एसेंशियल्स ऑफ सैंपल या फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल। बाबू किन किन बातों को दिमाग में रखना है ये सुन लो। सबसे पहली बात मैं स्टार्ट करूंगा एडिक्वेसी से, सामने देखना बेटा, फोर्थ हेडिंग इज एडिक्वेसी। सर जब भी सैंपलिंग करोगे पहली बात ध्यान रखनी है हमेशा एडिक्वेट सैंपल लो। ऐसा ना हो आप कहो जी मेरे को सर्वे तो 64 करोड़ लोगों पे करना है बट माय सैंपल साइज इज 10 पीपल। एडिक्वेट साइज है मेरा सैंपल का, अरे भाई 64 करोड़ लोगों पे सर्वे करने जा रहे हो, कम से कम 1 लाख लोगों से तो बात करो, तब जाके कह देना यही रिजल्ट होगा 64 करोड़ का। आपको नहीं, मैं 10 लोगों से बात करूंगा, सर्वे मेरा 64 करोड़ लोगों पे। तो सर सैंपल साइज शुड बी एडिक्वेट, एडिक्वेट नंबर ऑफ आइटम्स तो लो। समझ में आई एडिक्वेसी क्या है? फटाफट से पढ़ना एडिक्वेसी। हेडिंग बहुत सिंपल है, मैं अभी भी इसकी बात कर चुका हूँ, रिप्रेजेंटेटिव। सर सैंपल कैसा होना चाहिए? जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। अभी मैंने जो प्रिंसिपल वाली बात करी, सर आखिरी के 5 पुअर बच्चों को उठा लोगे वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करते। 2 बच्चे टॉपर उठा लो, 2 एवरेज उठा लो, 2 पुअर उठा लो, सर ये तो करते हैं एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट। लेकिन मैं 5-6 पुअर उठा लूं और कहूं यही कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं कि पूरी क्लास के इतने ही नंबर आएंगे, तो सर गलत बात है। यानी कि सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सैंपल ऐसा लो जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करके रखते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू सेकेंड हेडिंग इज इंडिपेंडेंट। बेटा सैंपल में जितनी भी आइटम है उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि एक आइटम अगर मैंने सेलेक्ट करी तो इसका मतलब ये नहीं है इससे जुड़ी हुई कोई दूसरी आइटम को सेलेक्ट करना जरूरी होगा। हर आइटम इंडिपेंडेंट है। अगर मैंने ए आइटम सेलेक्ट करी है तो इसका मतलब ये नहीं है ए से कोई बी जुड़ा हुआ है उसको सेलेक्ट करना कंपलसरी होगा। नहीं बेटा, ए सेलेक्ट करूं, बी बिल्कुल ना करूं, सी सेलेक्ट करूं, डी ई ना करूं, एफ करूं, ये मेरी मर्जी है। हर आइटम जो बेटा एंटायर पॉपुलेशन की है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक का सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है दूसरे का कंफर्म सिलेक्शन, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। मतलब मेरी मर्जी का सैंपल होना चाहिए, ठीक है जी। एंड बाबू थर्ड वन इज होमोजेनिटी। सर मतलब समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड अभी थोड़े दिन पहले बिजनेस स्टडीज में भी आया था ना, मैंने सर्विस की बात करी थी। कंसिस्टेंसी, इसका मतलब ये भी होता है बेटा अगर मैं एक मिनट सामने देखो प्लीज, अगर मैं बेटा एक ही पॉपुलेशन से एक ही यूनिवर्स से 2 अलग अलग सैंपल इकट्ठे करना चाहता हूं, वो दोनों सैंपल होमोजीनियस इन नेचर होने चाहिए, मतलब एक जैसे दिखने चाहिए। ऐसा ना हो बेटा वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। समझाने के लिए एक बात बोलूं, यही एग्जांपल प्रिंसिपल वाला भी सोच लो। मान लो बेटा मैं 2 अलग अलग सैंपल साइज इकट्ठे करता हूं, 2 अलग अलग सैंपल, 60 बच्चे, ठीक है, मैंने 6 एक ले लिए, 6 एक ले लिए, 6 एक ले लिए। सर ये 6 बिल्कुल कंपैरेबल होने चाहिए, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करिए, होमोजीनियस होने चाहिए।
सर मैं ये भी तो चाहता हूं ना कि मेरी पॉपुलेशन जो हो, मैं सब पे तो सर्वे नहीं कर रहा, मेरा जो सैंपल हो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो। मैंने 2 टॉपर ले लिए, 2 एवरेज स्टूडेंट ले लिए, 2 पुअर ले लिए, तो दूसरे सैंपल में भी मैंने यही करा, 2 टॉपर, 2 एवरेज स्टूडेंट, 2 पुअर स्टूडेंट। सर कहीं ना कहीं दिख रहा है, अगर मैं एक ही पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल भी निकाल रहा हूं वो होमोजीनियस है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। सर एसेंशियल ऑफ सैंपल डन है। अब वो सैंपलिंग के मेरे पास टाइप हैं, आप सामने देखना, तो मैं कुछ और चीजें जल्दी से क्लियर कर दूं। बेटा मेरे पास सैंपलिंग के टाइप हैं, सैंपलिंग के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन आज चर्चा सिर्फ एक ही तरीके के टाइप पर है, रैंडम सैंपलिंग। बाबू रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? सर नाम से समझ में आ रहा है, रैंडम सैंपलिंग यानी कि बेटा ईच एंड एवरी आइटम हैज द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। हर आइटम का बिल्कुल इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का, रैंडम सैंपलिंग। ठीक है जी, समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक मिनट मेरी तरफ देखना बेटा, अब तंबोला खेल रहे हो, 90 तक नंबर है, 1 to 90। ठीक है जी, आपने क्या किया बेटा, एक पोर्ट लिया और उसमें सारे के सारे नंबर डाल दिए और वो शफल किया और एक चिट ड्रॉ कर दी। सर एक बात बताओ, सारे के सारे नंबर के इक्वल चांस थे क्या नहीं थे सिलेक्शन के? सारे के सारे नंबर के इक्वल चांस है, यही तो रैंडम सैंपलिंग है। समझ में आ रही बात? बाबू एक बात और बोलता हूं, मान लो किसी पर्सन ने ना आपको किसी मीटिंग में बुलाया, लेट्स सपोज प्रिंसिपल एक ऑडिटोरियम में आपकी क्लास 11 को लेकर बैठी है, कुछ मीटिंग चल रही है और कोई एजेंडा है मीटिंग का और चीफ गेस्ट भी है, लेकिन चीफ गेस्ट अभी आए नहीं है, तो प्रिंसिपल आपसे बात कर रही है। इतने में बेटा ऑडिटोरियम के गेट से चीफ गेस्ट की एंट्री होती है और वो चेयर ढूंढ रहे हैं अपने आसपास, क्योंकि सारी चेयर ऑक्यूपाई हैं, सारे के सारे आप बच्चे बैठे हुए। बाबू प्रिंसिपल ने किसी को भी कह देना है कि 1 मिनट आप हट जाओ, चेयर जरा ऑफर कर दो चीफ गेस्ट को। सर किसी को भी तो कह सकती हैं। Each and every item has the equal chance of being selection. It is known as random sampling, और कुछ लोग इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाई जाती है मैथ्स में तो उसका मतलब यही बताया जाता है, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन। मैथ्स में भी ऐसे ही बताया जाता है। ठीक है जी, तो रैंडम सैंपलिंग हो या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर इसमें भी 2 मेथड हैं बाबू, एक मेथड है लॉटरी मेथड और दूसरा है बेटा रैंडम टेबल मेथड। लो जी क्या समझते हैं बाबू? जो मैंने बात करी अभी रैंडम सैंपलिंग में, अगर मैंने कोई तंबोला वाला भी एग्जांपल दिया है तो बाबू वो लॉटरी का बेस्ट एग्जांपल है। फिर भी बेटा अगर मुझे बताना तो मैं चलो एक बात और बता देता हूँ। बेटा आपके गली मोहल्ले के पड़ोस में ना एक आंटी है जो कमेटी डालती है। ठीक है जी, अब लॉटरी क्या होती है 1 मिनट में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, और वो कमेटी है 5000 पर मंथ और उसमें 12 मेंबर है, जिसमें एक कमेटी आपकी भी है। ठीक है जी, 5000 रुपये महीना और 12 महीने की कमेटी है, यानी कि हर महीने 60,000 इकट्ठे होंगे, उन 12 लोगों में से एक को मिल जाएंगे, अगले महीने फिर 60,000 इकट्ठे होंगे, 12 में से एक लोगों को मिल जाएंगे, ऐसे चलती रहेगी कहानी। ठीक है जी, सर आज पहली कमेटी है और अभी डिसाइड हो रहा है ये कमेटी कौन रखेगा, मतलब ये 60,000 रुपये इस मंथ कौन रखेगा। सर कैसे डिसाइड करते हो कौन रखेगा? चिट्स बनाओगे आइडेंटिकल इन साइज, क्योंकि अगर आइडेंटिकल इन साइज नहीं होंगी तो भी पता लग जाएगा कि ये चिट किसकी है। आइडेंटिकल इन साइज बताओगे, सबको नंबर दोगे, भैया तेरा नंबर 1 है, तेरा 2 है, तेरा 3 है, 12 के 12 लोगों को नंबर दिए, आइडेंटिकल साइज की चिट बनाई, एक पोर्ट में रखी, सफल किया, एक अनबाइस्ड पर्सन को कहा ड्रॉ कर दो, उसने बिना देखे ड्रॉ कर दिया, सर जिसका नाम आया बस उसकी कमेटी हो गई। सर ये लॉटरी मेथड है, इसे ही बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग का सबसे बढ़िया मेथड, लॉटरी मेथड। कुछ बताना है? बच्चे कह रहे पीएचडी हम इसमें, बचपन में लॉटरियां बहुत। आओ इधर देखना जरा बेटा, मेरी तरफ देखना।
सर ये हेडिंग ना बिल्कुल काट देना, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में ही कॉन्टिन्यू है ये सारी बात, ठीक है जी। सिंपल रैंडम सैंपलिंग वर्ड काट देना, रैंडम सैंपलिंग में ही कॉन्टिन्यू है ये बात, ठीक है जी। इधर देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, ये फर्स्ट मेथड है। अरे भाई कुछ नहीं होता यार, 1 मिनट बाद भी काट लोगे, क्या ही फर्क पड़ता है। ये फर्स्ट मेथड है लॉटरी मेथड, जिसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, और रैंडम नंबर टेबल का मैं डिस्कशन करूंगा बेटा यहाँ पर। इसको मेंशन कर लेना, यहाँ फर्स्ट पॉइंट और यहाँ सेकंड पॉइंट कर लेना जब करोगे। फिलहाल मेरी तरफ देखो, सामने देखो बेटा, पढ़ना जरा लॉटरी मेथड फटाफट से, यहां से लेकर यहां तक फटाफट से पढ़ो बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? बात क्लियर? लॉटरी मेथड सर सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल। बाबू कहीं कहीं जगह पर ना लॉटरी मेथड सुटेबल नहीं होता। अभी आपको लग रहा होगा यार कहाँ सुटेबल नहीं होता, हर जगह सुटेबल होता है। बाबू पॉपुलेशन साइज यूनिवर्स का साइज है 5000, बनाओगे 5000 चेक? ऑब्वियसली नहीं सर। जैसे ही यूनिवर्स का साइज बढ़ेगा, पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, वहां पर बेटा लॉटरी मेथड काम नहीं आएगा, वहां पर मेथड काम आएगा रैंडम नंबर टेबल। रैंडम नंबर टेबल क्या होता है बाबू? एक इकोनॉमिस्ट ने दी थी रैंडम नंबर टेबल बेटा। मुझे लगता है आज की तारीख में इस टेबल का हम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि बाबू इस टेबल में क्या होता है, अगर आपने कह दिया मेरा पॉपुलेशन साइज 5000 है, तो वो क्या करेगा बेटा, आपको 1250 नंबर दे देगा, लगभग 1/4 नंबर देती है रैंडम नंबर टेबल। 1250 नंबर दे देगा रैंडमली जनरेट करके। आपने लिख दिया मेरा पॉपुलेशन साइज 10,000 है, 2500 रैंडम नंबर लिखे हुए आ जाएंगे। इसका मतलब है इन 2500 लोगों यही सैंपल है, इनसे डेटा इकट्ठा कर लो, जो आएगा रिजल्ट वही पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट है। मैं वैसे बता देता हूँ, आज की तारीख में किसी बंदे को भी ना रैंडम नंबर टेबल की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। आज की तारीख में मान लो आपका पॉपुलेशन साइज है 10,000 और 10 के 10,000 लोगों से आप बात नहीं करना चाहते, सेंसस मेथड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप सैंपलिंग पे जाना चाहते हो। किससे बात करूं ये आप समझ नहीं आ रहा आपको। सर आप सच में अगर रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल करना चाहते हो ना, MS एक्सेल खोल देना। MS एक्सेल पर भी बेटा रैंडम मेथड निकालने का फॉर्मूला आता है। MS एक्सेल में सारे फॉर्मूला इक्वल्स टू से शुरू होते हैं, लिख लेना इक्वल्स टू रैंडम नंबर, पूरा फॉर्मूला लगा देना, पुट करना। सिर्फ पॉपुलेशन साइज बताना है वहां पे भी आपको। आपने लिख दिया ना 10,000 बेटा, और आपने लिख दिया कि मुझे सैंपलिंग के तौर पे चाहिए 2000 लोग, 2000 रैंडम नंबर लिखाएंगे, बस उसी नंबर से बेटा बात कर लो, डेटा इकट्ठा कर लो, वही बेटा एंटायर पॉपुलेशन का रिजल्ट है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? दोनों के दोनों मेथड खत्म कर दिए मैंने। अच्छा अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ये लो पढ़ लो फटाफट से। बाबू पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, यहां से लेकर यहां तक, द लॉटरी मेथड से लेकर इन अ रैंडम मैनर तक, फटाफट से पढ़ दो। ठीक है जी, ठीक है जी। लोग उत्तर सामने देखना। सर मेरिट्स बहुत सिंपल हैं, डीमेरिट्स भी बहुत सिंपल है, मैं 1 मिनट लगाता हूँ और पैक कर रहा हूँ बेटा। मेरिट्स में सबसे मेन मेरिट है बेटा रैंडम सैंपलिंग मेथड की, कि बेटा ये पर्सनल बायसनेस से बहुत दूर है। सर मैं बायसनेस कैसे कर सकते हो? MS एक्सेल को कहोगे मेरी मर्जी का नंबर चूज कर दे, या बेटा लॉटरी ड्रॉ करने वाले को कहोगे मेरी मर्जी का नंबर चूज कर दे? सर वो ब्लाइंड फॉल्टेड पर्सन है, उसने अचानक से एक नंबर निकाल दिया, सबका इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है, इसमें बायसनेस कैसे हो सकती है बेटा? कोई बायसनेस यहाँ चलेगी नहीं, ठीक है ना, सबका इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है। इससे सिंपल, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई मेथड नहीं बना सैंपलिंग का, ठीक है जी। और डीमेरिट बाबू कायदे से मेरे हिसाब से तो ये डीमेरिट नहीं बल्कि ये एडवांटेज है, कि बेटा हम किसी भी नंबर को कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दे रहे, सबका इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है।
मान लो बेटा मैं कहता हूँ, इधर देखना प्लीज, आप बाबू दिवाली वीक में, प्लीज सामने देखो मैं इधर, आप बेटा दिवाली वीक में कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में कुछ शॉपिंग करने जाते हो, और उस इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम ने एक काम किया हुआ है कि इस पूरे वीक भर में जो भी हमसे शॉपिंग करेगा हम एट द एंड एक चिट ड्रॉ करेंगे और उसको हमारी तरफ से ना कुछ बढ़िया गिफ्ट है, लेट्स सपोज 21,000 कैश है, ठीक है जी, लेट्स सपोज उन्होंने ऐसा कुछ ऑफर किया हुआ है। दिवाली वीक आज फिनिश होता है सर, 50 जनों ने शॉपिंग करी, उनसे 50 की चिट उन्होंने बेटा क्या करी, एक पोर्ट में डाल दी। अच्छा एक बात बताओ, हम किसी भी नंबर को एक्स्ट्रा वेटेज दे रहे हैं क्या? सबका इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन है, या एक नंबर को हमने 4-5 बार लिख कर डाल दिया, ये होता है एक्स्ट्रा वेटेज देना। ये कह रहा है ये मेथड ऐसा है किसी को भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं देता। भाई मेरे हिसाब से वो डीमेरिट नहीं मेरिट होती है, पर वो कैसा लिखती है चलो मैंने लिया, दोनों ही बातें लगभग सेम है, डीमेरिट। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।